Hello everyone, hoping all you will be fine. Again we are going to start the program of videos. फर्स्ट 4 चैप्टर्स फ्लेमिंगो के आप लोगों को पहले ही करवा दिए गए हैं और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो चैप्टर्स की नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उनको देखिएगा, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिएगा और जो भी उनकी एक्सरसाइजेज हैं उनको आपने सॉल्व करना है। अब 5th चैप्टर जो फ्लेमिंगो का है वो इंडिगो है जो आज आपको करवाया जाएगा। इसको 2-3 पार्ट्स में वीडियोस में डाला जाएगा क्योंकि काफ़ी लेंदी चैप्टर है और वैसे सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये महात्मा गांधी की लाइफ से रिलेटेड है। लुइस फिशर इसके राइटर हैं और उन्होंने एक बुक लिखी थी लाइफ ऑफ द महात्मा, उसी का ये छोटा सा एक्सर्प्ट है, एक छोटा सा टुकड़ा है जिसमें गांधी जी के लाइफस्टाइल के बारे में बताया गया है कि कैसे उन्होंने किसानों के लिए जो बिहार में शेयर क्रॉपिंग करते थे उनके ऊपर काम किया। तो चैप्टर शुरू करते हैं। तो गांधी जी बताते हैं कि एक बार ये 1942 की बात है, तब की बात वो याद करके बताते हैं कि कैसे मैंने, जैसे आपको मालूम है 1942 में क्विट इंडिया आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी बताते हैं कि कैसे एक बार 1960 की बात है, राष्ट्रीय जो कांग्रेस पार्टी थी उसका एनुअल कन्वेंशन चल रहा था। एनुअल कन्वेंशन होता है जो सालाना मीटिंग होती है, उसको बोला जाता है। तो लखनऊ में प्रोग्राम हो रहा था, काफ़ी लोग वहाँ पर गैदर्ड थे। तो गांधी जी याद करते हुए, रिकाउंट करते हुए बताते हैं कि एक पीजेंट, पीजेंट क्या होता है, फार्मर, एक किसान मेरे पास आया और उसका जो अपीयरेंस था बिल्कुल वैसा ही था जैसे दूसरे पेजेंट्स का होता है इंडिया में, बिल्कुल पुअर, एमासिएटेड होता है, बहुत ही वीक बॉडीली, फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक था वो। और उसने अपना परिचय दिया गांधी जी को ये बताते हुए कि माई सेल्फ राजकुमार शुक्ला एंड आई एम फ्रॉम चंपारण। और साथ में उसने ये भी बता दिया अपना पर्पज़ भी कि मैं आपको अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। तो गांधी जी ने चंपारण का नाम पहले कभी सुना नहीं था, तो उसने बताया कि जो चंपारण है ये मतलब कैसे नेपाल के आसपास है और ये बिहार में लोकेटेड है। तो राजकुमार शुक्ला ने बताया कि वहाँ पर एक अरेंजमेंट हुआ था चंपारण में, बहुत पुराना एक एग्रीमेंट था, अरेंजमेंट था, जिसमें जो चंपारण के जितने भी पीजेंट्स थे वो शेयर क्रॉपिंग करते थे। शेयर क्रॉपिंग क्या होता है? शेयर होता है हिस्सा। शेयर क्रॉपर्स होते हैं जो खेती करते हैं और फसल का कुछ हिस्सा मतलब अपनी मेहनत के रूप में अपने पास रख लेते हैं। तो राजकुमार शुक्ला भी एक शेयर क्रॉपर था और साथ ही वो इलिटरेट भी था, बट एक उसकी क्वालिटी भी थी कि वो रेजोल्यूट भी था। रेजोल्यूट होता है जो फर्म डिटरमाइंड पर्सन होता है उसको रेजोल्यूट बोलते हैं। कैसे ये अभी प्रूव होगा? तो किसी ने गांधी बताया था उसे कि गांधी जी इस मामले में उसको हेल्प आउट कर सकते हैं, तो वो इसलिए गांधी जी से मिलने आया था। तो गांधी जी ने शुक्ला को कहा कि अभी तो मैं तुम्हारे साथ चल नहीं सकता, मेरा कानपुर में भी अपॉइंटमेंट है और मैंने बहुत सारी दूसरी जगह भी जाने का कमिटमेंट पहले ही किया हुआ है। तो शुक्ला ने कहा कोई बात नहीं और वो गांधी जी के साथ साथ रहने लगा और तब तक वो गांधी जी के साथ साथ उनको फॉलो करता रहा जब तक गांधी जी ने उसको डेट फिक्स नहीं कर दी उसके साथ चलने के लिए। तो इसीलिए उसको रेजोल्यूट कहा गया है कि उसने जब तक अपनी बात नहीं मनवा ली वो गांधी जी का उसने पीछा नहीं छोड़ा। तो गांधी जी को एट लास्ट उसने मना लिया और वो दोनों चल पड़े वहाँ से। ट्रेन में बोर्ड हुए, ट्रेन में सवार हुए और वो ट्रेन जाती थी पटना। पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार। तो शुक्ला उन्हें सीधा एक लॉयर था, वकील था जिसका नाम राजेंद्र प्रसाद था, उसके घर पर लेकर गया चंपारण में। ये वही राजेंद्र प्रसाद थे जो बाद में चलकर कांग्रेस पार्टी के भी प्रेसिडेंट बने और इंडिया के भी फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, फ्री इंडिया के। तो जब वो राजेंद्र प्रसाद के घर पहुंचे दोनों, तो राजेंद्र प्रसाद उस वक्त आउट ऑफ टाउन थे, पर जो सर्वेंट्स थे राजेंद्र प्रसाद के वो राजकुमार शुक्ला को जानते थे कि वो एक पुअर योमैन था। योमैन क्या होता है? किसान था जो उनके मालिक को बार बार पेस्टर करता था, तंग करता था। किस लिए? अपने लिए नहीं, वो किसानों की मदद के लिए बार बार उनके पास आता था। तो जो नौकर थे उन्होंने राजकुमार शुक्ला और गांधी जी को घर में रुकने की परमिशन दे दी क्योंकि वो नोन था उनके लिए। और गांधी जी की जहाँ तक बात थी तो उनका अपीयरेंस भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। जैसे वो धोती वोती पहने रखते थे, हाथ में एक लाठी उनके होती थी, तो उन्हें लगा कि गांधी जी किसी लोअर कास्ट से बिलोंग करते होंगे, अनटचेबल होंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है रुक जाओ, पर गांधी जी को अलाउ नहीं किया कि वो उनके कुएं से पानी खींच ले, क्योंकि उन्हें लगा कि वो शायद अनटचेबल होंगे और अगर वो वेल से वाटर ड्रॉ करेंगे तो पूरे का पूरा जो वेल है, उनका जो कुआं है, वो पोल्यूट हो जाएगा।
एनी हाउ वहाँ से गांधी जी पहले मुजफ्फरपुर गए, जो चंपारण के रास्ते में ही पड़ता था, और वहाँ से उन्होंने और इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट की। जो शुक्ला ने दी थी उनसे उन्हें तसल्ली नहीं हुई, उन्होंने और ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस गैदर की, और उसके बाद उन्होंने प्रोफेसर मलकानी जो थे उनको एक मुजफ्फरपुर के में वो प्रोफेसर थे कॉलेज में, तो उनको तार भेजा कि भाई मैं ऐसे ऐसे ट्रेन से आऊँगा तो तुम मुझे वहाँ पर मिलना। तो कृपलानी उन्हें मतलब वेलकम करने के लिए रात को स्टेशन पर पहुंचा। काफ़ी स्टूडेंट भी उनके साथ थे और उन्हें 2-3 दिन अपने घर में भी रखा, और गांधी जी ने वहाँ पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की। तो उसके बाद गांधी जी के पहुंचने की जो ये खबर थी, जो न्यूज़ थी, वो काफ़ी तेज़ी से फैल गई। लोगों को पता चल गया कि कोई है जो उनकी हेल्प करने आया है। तो जो भी किसान थे चंपारण से या आसपास के गांव से, वहाँ पर इकट्ठे होने शुरू हो गए। कुछ ऑन फुट आ रहे थे, पैदल आ रहे थे, और कुछ कन्वेंस से आ रहे थे अपने चैंपियन को देखने के लिए। जो मुजफ्फरपुर के लॉयर्स थे वो सब इकट्ठे हुए, गांधी जी से उन्होंने मुलाकात की, और उन्होंने गांधी जी को बताया कि हम इन किसानों के केस कोर्ट में लड़ते हैं, और साथ में ये भी बताया कि कैसे केसेस होते हैं और कितनी फीस वो उनसे चार्ज करते हैं। तो ये सब बातें होने पर गांधी जी ने वकीलों को काफ़ी स्कोल्ड किया, डांटा कि ये तुम बेचारे किसानों से इतनी ज़्यादा फीस हायर करते हो, इतनी ज़्यादा फीस चार्ज करते हो। और उन्होंने कहा कि मैंने तो ये कंक्लूड किया है सारी सिचुएशंस देखकर कि हमें कोर्ट कचहरी के जो चक्कर हैं वो बंद कर देने चाहिए, क्योंकि ये ऐसे केसेस को कोर्ट में ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। जहाँ पर किसानों का इतना ज़्यादा शोषण किया जाता है, इतना ज़्यादा उन्हें डरा कर रखा जाता है, तो ये कानून वगैरह सब उनके लिए बेकार है। और अगर हमें कुछ करना ही है तो हमें किसानों को उनके डर से फ्री करना होगा। अब आगे बताते हैं कि जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट था उसमें जितनी भी ज़मीन थी, एक होती है बैरन लैंड, एक होती है अरेबल। बैरन होता है जिस पर कोई फसल नहीं उगाई जा सकती, बंजर भूमि जिसको बोलते हैं, और अरेबल होता है कृषि योग्य भूमि। तो उसके बड़े बड़े स्टेट बना दिए गए थे, और वो ज़मीन थी भारतीय किसानों की, चंपारण के लोगों की, पर अब उसके मालिक अंग्रेज बन गए थे, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स रूल था उस टाइम पर, और जो भारतीय किसान थे वो वहाँ पर जैसे किराएदार होते हैं इस तरह से काम करते थे। और उस वक्त जो सबसे ज़्यादा पैसा जिस फसल को बेचकर मिलता था उसको कॉमर्शियल क्रॉप बोलते हैं उस फसल को, तो वो इंडिगो हुआ करती। तो जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो ज़मीन के मालिक बन गए थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो सभी किसानों को कंपेल करते थे इस बात के लिए कि जितनी भी वो ज़मीन बोएंगे उसका 15% हिस्सा जो था उस पर उन्हें इंडिगो उगाना होगा, और जो इंडिगो है वो सरेंडर करना होगा अंग्रेज़ों को। किस रूप में? ज़मीन के रेंट के रूप में। और इसका उन्होंने बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट करवा रखा था। अब ये इंडिगो के बारे में जैसे वर्ड यूज़ हुआ, इंडिगो, चैप्टर का नाम भी इंडिगो है। इंडिगो का मतलब होता है नील। जैसे वाइट क्लोथ्स जब आप वेयर करते हैं तो उनको ब्राइटन करने के लिए एक ब्लू कलर का मटेरियल उनमें डाला जाता है जिसको इंडिगो बोलते हैं। तो उसी टाइम पर क्या हुआ कि जब ये सिचुएशन चल रही थी तो जर्मनी में एक दूसरी इंडिगो डेवलप हो गई जिसका नाम था सिंथेटिक इंडिगो। अब वो इतनी ज़्यादा हिट हो गई मार्केट में कि लोगों ने जो इंडियन इंडिगो थी उसको ख़रीदना बंद कर दिया। तो अब अंग्रेज़ों ने फिर एक चाल चली, तो उन्होंने भारतीय किसानों से कहा कि तुम एग्रीमेंट पर हमें साइन करके दो कि हम तुम्हें इस जो रेंट आप देते हो 15% इंडिगो का, उससे आज़ाद कर देंगे, तो इसके बदले में तुम हमें कंपनसेशन दोगे। कंपनसेशन क्या होता है? मुआवजा दोगे। और साइन उन लोगों से करवा लिए। तो बहुत सारे किसान तो इलिटरेट थे, उन्होंने साइन कर दिए, और जो थोड़े पढ़े लिखे थे उन्होंने कहा कि हम साइन नहीं करेंगे, तो उन्होंने लॉयर्स एंगेज कर लिए। और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने थग्स हायर कर लिए। थग होते हैं जो गुंडे होते हैं, मवाली होते हैं, वो हायर कर ली कि अगर कोई ज़्यादा कुछ बोलता है काम तमाम कर दिया जाए। तो अब धीरे धीरे किसानों की बात समझ में आ गई किसानों को भी कि जो सिंथेटिक इंडिगो थी उसकी वजह से जो ये अंग्रेज थे उनसे कंपनसेशन मांग रहे थे, तो अब वो भी इसके अगेंस्ट हो गए, और उन्होंने कहा जिन्होंने कुछ थोड़ा बहुत पैसा दे दिया था कि हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। कहने का मतलब जब गांधी जी चंपारण में पहुंचे तो काफ़ी हाईटेक सिचुएशन थी, काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी किसानों और लैंडलॉर्ड्स के बीच में। तो गांधी जी ने वहाँ पहुंचकर फैक्ट्स इकट्ठे करने शुरू कर दिए। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का जो सेक्रेटरी था उससे वो मिले, और सेक्रेटरी ने तो जाते ही गांधी जी को ही बोल दिया कि तुम आउटसाइडर हो, तुम्हें हम कोई इन्फॉर्मेशन क्यों देंगे। तो गांधी जी ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की कि मैं इंडियन ही हूँ, मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ।
उसके बाद गांधी जी एक कमिश्नर था वहाँ का, त्रिहुट डिवीज़न का, उससे मिलने के लिए गए। तो गांधी जी बताते हैं कि जब मैं कमिश्नर से मिला तो उस कमिश्नर ने तो मुझे ही बुली करना शुरू कर दिया। बुली क्या होता है? परेशान करना, तंग करना। और साथ में गांधी जी को एडवाइस भी दी कि बेहतर तुम्हारा लिए यही होगा कि तुम त्रिहुट छोड़कर यहाँ से चले जाओ। गांधी जी त्रिहुट से नहीं गए, बल्कि उन्होंने वो वहाँ से आगे एक और गांव था मोतीहारी, वहाँ चल पड़े, जो कैपिटल है चंपारण की। बहुत सारे वकील भी उनके साथ थे। और जब वो स्टेशन पर पहुंचे तो काफ़ी भीड़ थी, जिसने गांधी जी का, उन वकीलों का स्वागत किया। वहाँ पर उन्होंने एक घर लिया, उसे अपना हेडक्वार्टर बनाकर वहाँ से सारी अपनी इन्वेस्टिगेशंस उन्होंने शुरू कर दी। तभी उन्होंने सुना कि कोई पास के गांव में एक किसान है जिसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, मोल ट्रीटमेंट जिसको दिया जा रहा था। तो गांधी जी ने वहां जाकर देखने की सोची, और अगली सुबह वो एक हाथी पर सवार होकर उस किसान से मिलने के लिए जाने लगे। तभी रास्ते में पुलिस सुप्रिटेंडेंट का एक मैसेंजर आता है और उन्होंने गांधी जी को कहा कि वापस आप घर चलिएगा। तो गांधी जी उसके साथ घर वापस आते हैं। तो मैसेंजर ने घर पर आकर गांधी जी को एक ऑफिशियल नोटिस दे दिया कि आपको चंपारण से क्विट करना है इमीडिएटली। गांधी जी ने साइन कर दिए उस नोटिस के ऊपर, उसकी जो रिसिट थी उसके ऊपर, और ये साथ में कह दिया कि मैं इस ऑर्डर को नहीं मानता हूँ। और जब आप कानूनी कोई ऑर्डर होता है उसको डिसओबे करते हैं तो आपको कोर्ट में अपीयर होना पड़ता है। तो ऑब्वियसली गांधी जी को भी कोर्ट में अपीयर होने के लिए एक सम्मन आ गया उनके पास। गांधी जी पूरी रात जागते रहे और उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राम कर दिया कि कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ आकर वो मिले, और उन्होंने आश्रम में भी इंस्ट्रक्शंस भेज दी। अगली सुबह मोतीहारी पूरा किसानों से भरा हुआ था, क्योंकि किसानों ने सुना था कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या जो भी काम किए थे उसके बारे में बहुत ज़्यादा वो अवेयर नहीं थे। बट उन्हें इतना पता था कि कोई एक महात्मा है जो उनकी मदद करने के लिए आया है, और अथॉरिटीज़ के साथ उसकी कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो सारे किसान अपना सपोर्ट देने के लिए गांधी जी को कोर्ट के बाहर इकट्ठा हो गए। अब जब ऑफिसर्स थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स, उन्होंने देखा कि गांधी जी का इतना ज़्यादा सपोर्ट दे रहे थे जो पेजेंट्स थे, तो वो परेशान हो गए। तो उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट की कि उस भीड़ को वो काबू करें। और गांधी जी ने उन्हें ये दिखा दिया था कि कैसे बिना वायलेंस के उनकी जो पावर थी ब्रिटिशर्स की, उसको चैलेंज किया जा सकता था। अब जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा बैफल हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। जो सरकारी वकील था, जो प्रोसिक्यूटर था, उसने जज से कहा कि वो इस केस को अभी पोस्टपोन कर दे। जो गांधी जी पर केस चला था कि उन्होंने चंपारण क्विट नहीं किया था, इसलिए कोर्ट में उनके ऊपर केस चल पड़ा। अब गांधी जी ने कहा कि ये केस जो आप डिले कर रहे हैं इसके फैसले में, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने कसूर किया है, मैं कानून का गुनहगार हूँ, तो जो भी पेनल्टी ड्यू है वो मुझे दी जाए, मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूँ। अब जो मजिस्ट्रेट था उन्होंने कहा कि ठीक है, 2 घंटे के बाद जो भी सेंटेंस होगी, सेंटेंस क्या होता है? पनिशमेंट जो भी होगी, तो वो उसका मतलब जो भी रिजल्ट होगा वो बताया जाएगा। तो उसके बाद कोर्ट फिर से लगी और जज ने कहा कि अभी जज कई दिन लगेंगे देने के लिए। और उन्होंने, पर जब तक जजमेंट नहीं होता, जैसे जो कल्प्रिट होता है उसे कहीं आने जाने की परमिशन नहीं होती, तो गांधी जी को ये लिबर्टी दे दी गई कि वो आराम से कहीं भी इधर उधर आ जा सकते हैं। अब चंपारण से और बहुत सारे जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक, और भी प्रोमिनेंट लॉयर्स थे, वो वहाँ बिहार में पहुँच गए। गांधी जी से उन्होंने कन्फर किया, सलाह की। तो गांधी जी ने उनसे पूछा कि अगर मुझे जेल हो गई, इफ़ आई एम सेंटेंस टू प्रिजन, तो व्हाट वुड यू डू? तो जो सीनियर लॉयर था उसने कहा कि हमने क्या करना है, हम तो आपको एडवाइस करने, आपकी हेल्प करने आए हैं। और अगर आपको जेल हो गई तो हम भी अपने अपने घर चले जाएंगे, हम यहाँ रहकर क्या करेंगे? तो गांधी जी ने कहा कि पर जो हमने लड़ाई शुरू की है शेयर क्रॉपर्स के साथ, जो इनजस्टिस हो रहा है, उसका फिर क्या होगा? तो जो लॉयर्स थे वो फिर से इकट्ठे हुए और उन्होंने आपस में सलाह की। और उन्होंने फिर आकर गांधी जी को कहा कि ठीक है, हम, अगर आपको जेल होती है तो हम भी आपको जेल में फॉलो करेंगे। तब गांधी जी ने कहा था, द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। इसका यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि गांधी जी को लगा कि अब जो पब्लिक है उनके साथ आ गई है। तो गांधी जी ने कहा कि जब इतने लोग मेरे साथ हो गए हैं
तो अब हम जो चंपारण की लड़ाई है, जो शेयर क्रॉपर्स के साथ इनजस्टिस हो रहा है, उस लड़ाई को हम जीत जाएंगे और जीत गए हैं। और काफ़ी दिन के बाद एक और गुड न्यूज़ गांधी जी को मिली कि जो उनके ऊपर केस चलाया गया था, तो जो वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसने केस को ड्रॉप कर दिया था। तो गांधी जी ने दूसरा एक स्टेटमेंट दिया कि जो सिविल डिस है, पहली बार ट्रम्फ किया, पहली बार उसे जीत हासिल हुई मॉडर्न इंडिया में। ये सिविल डिसोबीडियंस क्या होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये दो क्वेश्चंस अभी इसमें मेनली यहाँ पर आए हैं। एक तो हाउ व्हेन डिड गांधी से द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, एंड सेकंड वन इज हाउ डिड सिविल डिसोबीडियंस ट्रम्प फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। तो अभी आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आगे का पार्ट आपको बताया जाएगा, तो आप ध्यान से वीडियोस को देखिएगा, चैप्टर्स को समझिएगा, और उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इसके बारे में मैसेज करके या कमेंट करके मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।